इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। कहा यह जाता है कि राजनीति में कामयाबी आपके रणनीतिकारों पर डिपेंड करती है। यानी जिस तरह के रणनीतिकार आपके पास होते हैं, सियासत में कामयाबी उसी तरह की मिलती है। और प्रदेश में बीजेपी के पास जो सबसे बड़े रणनीतिकार बनकर उभरे हैं वो है कैप्टन अभिमन्यु। कैप्टन अभिमन्यु के बारे में अब अपने दर्शकों को बता दें कि कैप्टन अभिमन्यु ने अमित शाह के साथ मिलकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 19 सीटों पर जीत का परचम लहराया है। और आज लोकसभा चुनाव के नतीजे और प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर बातचीत करने के लिए इंडिया न्यूज हरियाणा के स्टूडियो में कैप्टन अभिमन्यु खुद मौजूद है। बहुत स्वागत कैप्टन अभिमन्यु इंडिया न्यूज हरियाणा पर। आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत स्वागत। पहला सवाल, जीत का इलेक्शन बहुत बड़ी बात है, कैसा तजुर्बा आपका रहा? पार्टी ने एक नया इतिहास रच दिया, पूर्ण बहुमत की पहली सरकार, जिसे गैर कांग्रेसी सरकार कहा जाता है, इस देश में बनी। राजीव जी, आज पूरे देश ने जिस प्रकार का जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है जी, इसमें सीधा सीधा अगर इसका आकलन करें तो एक प्रकार से यह जनादेश कांग्रेस के कुशासन, महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ है। वहीं मोदी जी की विश्वसनीयता और सुशासन और विकास की राजनीति को जनादेश है। जहां तक उत्तर प्रदेश के चुनाव का परिणाम का प्रश्न है, यह निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ी चुनौती थी, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। और अमित भाई शाह जी ने जिस प्रकार से वहां पर पूरे उत्तर प्रदेश में घूम करके एक एक लोकसभा विधानसभा स्तर को अच्छी तरह से गहराई से समझ करके सब कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के जमीनी हकीकत को समझ करके जो रणनीति बनाई, यह हम सब कार्यकर्ताओं को भी, मेरे जैसे सह प्रभारी उनके साथ थे, हमको भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और मैं कहूँगा जो माइक्रो मैनेजमेंट जिस प्रकार से अमित जी ने की है जी, यह अपने आप में एक बेमिसाल रणनीति का नमूना हमने वहाँ देखा है। मुझे सौभाग्य रहा कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में चुनाव का परिणाम आया है, पूर्व में पंजाब में भी राष्ट्रीय मंत्री के नाते में सह प्रभारी था, और पंजाब में भी हमें एक इतिहास बनाने का मौका मिला कि पहली बार 40 वर्षों में कोई सरकार दोबारा दोहराई गई, अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और एक प्रकार से 2 सीटों पर हम पिछले लोकसभा चुनाव में आ गए थे, विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी जी, वह दोबारा से सरकार बनाने की स्थिति में आना, वहां का अनुभव भी अपने आप में एक अलग से अनूठा अनुभव था। तो मैं तो मानूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सहयोग से, मेरे राष्ट्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद से यह अनुभव हमें मिले हैं जी। और आज मैं आपके समक्ष यहाँ बैठा हूँ। हम ये कह सकते हैं कि अमित शाह के साथ आपकी जोड़ी ने 1 से 1 2 नहीं, 1 से 11 का काम किया। जो तजुर्बे उत्तर प्रदेश में रहे, जिन्होंने देश की राजनीति में भी असर डाला। राजू जी, मैं ईमानदारी से कहना चाहूँगा, मैं एक सैनिक हूँ, काम सेना करती है और नाम जनरल का होता है। वास्तविकता यह है कि देश की जनता ने अपना मन बनाया हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में वो विश्वास पैदा करके, सबको साथ लेकर के, लक्ष्य के प्रति सबको समर्पित करके और योजना से सबका काम साथ में लेकर के जी, एक हमने केवल सब कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के उनको एक दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित किया। अपनी तरफ से जो संभव श्रेष्ठ से श्रेष्ठ निर्णय हो सकते थे, वो निर्णय करने में अमित भाई शाह जी ने, और जो भी हमारी छोटी सी गिलहरी योगदान जो हम कर सकते थे हमने किया है। श्रेय कार्यकर्ताओं को है, श्रेय जनता को है। आप चूंकि मुख्य रणनीतिकारों में शुमार है, हमने परिचय भी आपका इसी तरह से कराया। बीजेपी की अप्रत्याशित जीत के बाद पूरा विपक्ष जब बीजेपी की जीत का विश्लेषण कर रहा है, तो वो एक बात बड़ी कॉमन कह रहा है। ये बात समाजवादी पार्टी भी कह रही है, ये बात कांग्रेस पार्टी भी कह रही है, बीएसपी भी यही बात कह रही है कि वोटों का ध्रुवीकरण करने में बीजेपी कामयाब रही, कम से कम उत्तर प्रदेश जैसे सूबे में, और ये नतीजे उसी ध्रुवीकरण के नतीजे हैं। एक रणनीतिकार के तौर पर, एक राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर आप इस आरोप को कैसे लेते हैं? क्या वाकई
बीजेपी ने वोटों का ध्रुवीकरण किया? मुझे लगता है कि इतनी बुरी हार के बाद जितना ईमानदारी से उनको समीक्षा करनी चाहिए थी, वो तमाम विपक्षी दल वो ईमानदारी स्वयं के साथ में नहीं बरत रहे हैं। आज उनको सोचना चाहिए अंदर में कि क्यों उनकी पार्टी की परिवारवादी, जातिवादी, अल्पसंख्यकवादी राजनीति को देश की जनता ने सुशासन और विकास के सामने नकारा है। और वास्तविकता यह है, उत्तर प्रदेश के लोगों ने, उनको लग रहा था कि लंबे समय से हम लोग इस परिवारवादी, जातिवादी और अल्पसंख्यकवादी राजनीति के शिकार हो रहे हैं, इसके कारण से उत्तर प्रदेश पिछड़ रहा है और आज उत्तर प्रदेश के लोग भी परिवर्तन चाहते थे। तो यह जनादेश जो कुल मिलाकर के है, एक प्रकार की राजनीति जो जिसको मैंने कहा परिवारवादी है, जातिवादी है, वो अल्पसंख्यकवादी है, जिसके कारण से केंद्र की सरकार पोषित हो रही थी और वो कुशासन, महंगाई और भ्रष्टाचार कर रहे थे। जनता देख रही थी कि देश में कांग्रेस की सरकार है, समर्थन बसपा का है, समर्थन सपा का है। तो आज भी वो ईमानदारी से समीक्षा करने की बजाय वो जो उनके ऊपर आरोप लगने चाहिए कि उन्होंने लगातार पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सुशासन और विकास के सामने सांप्रदायिकता का जहर घोलने की कोशिश की, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण अपने पक्ष में करने की कोशिश की, मुसलमानों को, अकलियत को, माइनॉरिटीज को डराने की कोशिश की कि मोदी जी आएंगे, भाजपा आएगी तो क्या हो जाएगा। मुजफ्फरनगर के चुनाव के परिणाम 4 लाख वोटों के अंतर से जीतना, यह हो नहीं सकता है कि हमको वहां पर अकलियत का वोट ना मिला हो। कैप्टन साहब, हम प्रदेश की चर्चा थोड़ा बाद में करेंगे। आप रणनीतिकार हैं, नरेंद्र मोदी की लहर को आपने जमीन पर देखा भी होगा और तौला भी होगा। शुद्ध तौर पर जब आप विश्लेषण करते हैं तो क्या मानते हैं, ये चुनाव वाकई नरेंद्र मोदी की लहर का चुनाव बन गया था, या फिर कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से नाकामयाबी हासिल की महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर, आतंकवाद पर, डेवलपमेंट को लेकर, ये गुस्सा उस तौर पर ज्यादा परिलक्षित हुआ और चूंकि बीजेपी के पास एक प्रामाणिक, एक सशक्त, सक्षम चेहरा था, वो उसका फायदा उठाने में कामयाब हो गई? आपने बिल्कुल ठीक राजीव जी, जो सारी सार है समीक्षा का और हमारा आकलन का, हमारी समझ का, वो आपने रखा है। 10 वर्ष के यूपीए के सरकार के शासनकाल में केंद्र में कुशासन था, महंगाई थी, भ्रष्टाचार था, घोटाले थे। उस सब के ऊपर जब घोटाले उजागर हो रहे थे, चोरी और सीना जोरी का आलम था, बाढ़ खेत को खा रही थी, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का वातावरण था, जो लोग आवाज उठा रहे थे उनके ऊपर लाठियां और गोलियां चलाई जा रही थी, तानाशाहीपूर्ण रवैया था। आतंकवादियों को जो देश पर हमले हो रहे थे उनको पकड़ने की बजाय आतंकवादियों को छोड़ने की तरफ ज्यादा सरकार का रुचि दिखाई दे रही थी। कश्मीर के अलगाववादियों से देश की दिल्ली के अंदर बुला करके बात हो रही थी और स्वामी रामदेव और अन्ना हजारे के ऊपर लाठियां और गोलियां चल रही थी जी। तो पॉलिसी पैरालिसिस था, नीति का पंगुपन था, देश की अर्थव्यवस्था रुक गई थी, हर तरह से देश में आर्थिक मंदी की स्थिति इस कदर थी कि देश के उद्योग जगत, व्यापार जगत जो है भारत में निवेश करने को तैयार नहीं थे। उसी सब एक तरफ इतनी कमियां थी, दूसरी तरफ गुजरात में नरेंद्र भाई मोदी इन्हीं कालखंड में पॉलिसी प्रोएक्टिव की अप्रोच लेकर के चल रहे थे, प्रोएक्टिव पॉलिसी इनिशिएटिव लेकर के चल रहे थे। गुजरात में आर्थिक तरक्की 16% की दर से कृषि की विकास दर पिछले 10 वर्षों में 11% से कृषि की विकास दर कर रहे थे, 24 घंटे बिजली दे रहे थे, सड़कों का, नहरों का निर्माण कर रहे थे और वहां पर कहा एक दिन के अंदर नैनो जैसी फैक्ट्री को सब अनुमति, सिंगल विंडो क्लियरेंस। देश में भ्रष्टाचार था, नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई एक पैसा भी भ्रष्टाचार कर ले। देश ने देखा कमी क्या है देश के सामने, सरकार के सामने, राजनीतिक क्षितिज पर, और उस कमी को पूरा करता हुआ कौन व्यक्ति दिखाई दे रहा है। तो स्वाभाविक है कि नरेंद्र भाई मोदी जी की जो क्रेडिबिलिटी थी, जो उनकी विश्वसनीयता थी, वह उस पूरी कमी को पूरी करती हुई दिखाई दी। और भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए का अटल बिहारी वाजपेयी जी का शासनकाल था, उसने भी हमारी विश्वसनीयता को प्रामाणिक तौर पर जनता में स्थापित किया कि ये वो लोग हैं जो देश की नदियों को जोड़ने की योजना बना रहे थे, ये वो लोग हैं जो देश को विश्व के अंदर फिर से वो वैभव का स्थान प्राप्त हो। एक नेता है मेनका गांधी, जो इस बार भी चुनाव जीते हैं, अच्छे मार्जिन से जीते हैं, उनके बयान अखबारों में छपे, उन्होंने विरोध किया नदियों को जोड़ने की योजना का। उन्होंने ये भी कहा कि अटल जी के ज़माने जब ये योजना आई थी तब भी मैंने इसका विरोध